तो हम लोग ये जो आज डिस्कशन है ना, ये आप लोगों को बहुत ही यूजफुल कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के हिसाब से हम बैठे हैं यहाँ पे। तो वो फ्री लिंक से इंटीरियर दोस्त के सभी सब्सक्राइबर उसको एक्सेस कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। इसमें एक चीज ऐड करूँगा मैं धीरज जी। यस। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं नॉर्मली बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर शांति के समय आपने पसीने बहाए हैं तो युद्ध में खून कम बहेगा। तो ये जो धीरज जी ने बोला ना कि 21 दिन में आपने जो डिजाइन में अगर आपने मेहनत करी, पेपर में जितनी गलती करनी चाहो कर लो आप, लेकिन अगर साइट में गलती करोगे तो फिर खून बहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारेख और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आज हमारे चैनल में पहली बार कोई गेस्ट एक्सपर्ट है। मेरे साथ है धीरज जी। इनका एक बहुत ही शानदार यूट्यूब चैनल है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं पूरे उनके बारे में। तो धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंटीरियर दोस्त चैनल में। पहले आप हमारे चैनल के गेस्ट हो और आप अपने बारे में जरा मेरे ऑडियंस को बताइए कि आपका परिचय क्या है, आपका चैनल का नाम क्या है, एक बार आप बताइए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है और मैं सर के चैनल का गेस्ट नहीं हूँ बल्कि सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैंने अपनी यूट्यूबिंग की जो शुरुआत करी वो सर से ही इंस्पायर होके करी। 2017 से मैं सर की वीडियो देख रहा हूँ और मेरा भी चैनल है, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से चैनल है और उस पर मैं जो करता हूँ अपार्टमेंट इंटीरियर उसी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आज उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। मैं जयपुर में आया सर के पास और सर ने मुझे भरपूर टाइम दिया, बिल्कुल दिल से मेरा स्वागत किया और मुझे अपॉर्चुनिटी भी दी कि मैं सर के ऑडियंस के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू। वाह यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कितना अच्छा बोला। तो ये देखो, ये तो ऐसे इनके हम्बलनेस है कि ये मेरा वीडियो चैनल देख करके इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी होता है ना, वो पहले से ही कोई काम कर रहा होता है। और मैंने इनका कंटेंट देखा, बहुत ऑथेंटिक और रियल कंटेंट देते हैं ये। और आपने नोट किया होगा कि इन्होंने बोला ये इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये बहुत ही बढ़िया लाइन इन्होंने बोली। इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर में बहुत फ़र्क होता है। तो हम लोग ये जो आज डिस्कशन है ना, ये आप लोगों को बहुत ही यूजफुल कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के हिसाब से हम बैठे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन धीरे धीरे इसी से शुरू करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर में आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है? तो सर देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंटीरियर डिज़ाइनर के पास एक डिज़ाइन की डिग्री होनी चाहिए, वो ऑथराइज्ड होना चाहिए डिज़ाइन करने के लिए। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनर ना क्रिएटिव बहुत होना चाहिए, क्रिएटिव बहुत होना चाहिए। इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर जबकि रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसके पास डिग्री हो या ना हो, रिसोर्स आ रहे हो, उसके पास लेबर का अरेंजमेंट हो, सब ठेकेदारों का अरेंजमेंट हो, साइट को मॉनिटर कर सकता हो। तो कॉन्ट्रैक्टर की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और इंटीरियर डिज़ाइनर इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है आज की डेट में, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग का भी काम कर सकता है अगर उसको पीपल हैंडलिंग स्किल आते हैं तो। और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर भी इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करके एक क्लाइंट का काम कंप्लीट एज ए टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर करा सकता है। बट येस, एक बहुत हेयर लाइन डिफरेंस है। अगर मैं और भाषा में बताऊं कि मेरे क्लाइंट कभी कभार मुझे क्यों चुनते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर, क्योंकि हम टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग हैं। टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग से मतलब हमें एमईपी सर्विसेज का काम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। मुझे याद है मेरे एक क्लाइंट अक्षय माथुर ने मुझे काम दिया था ऑर्चिड पेटल में, और सर ने कहा था कि मैं धीरज आपको इसलिए काम दे रहा हूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनर को प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, HVAC इन सब की बढ़िया नॉलेज नहीं होती, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूर होती है। तो ये डिफरेंस है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। बिना इंटीरियर डिज़ाइनर के इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं चल सकता। हमें भी घर बनाने से पहले एक डिज़ाइन की ज़रूरत होती है और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के बिना भी इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं चल सकते। वाह, शानदार। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीरियर डिज़ाइनर जो है वो एक अलग चीज़ है, अलग कैटेगरी की एक एक्सपर्टीज़ है। और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक अलग तरह के लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो तो डिज़ाइन बना सकता है बहुत बढ़िया। Yes. और जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है वो जो डिज़ाइन बनाई गई है उसको एग्जीक्यूट जो करने का काम है वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और उसके पास ऑलरेडी टीम होती है शानदार, अलग अलग वेंडर्स की। Yes. और जो स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं ना जिसको, जो पीपल स्किल, वो मेरे को लगता है कि इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के पास ज्यादा होती होगी शायद। बिल्कुल होती है सर, क्योंकि उसको फील्ड का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। यस यस, हायर। और इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो लगभग 5 साल की तो पढ़ाई करते हैं, फिर 4-5 साल वो प्रैक्टिस करते हैं किसी सीनियर इंटीरियर डिजाइनर या आर्किटेक्ट के अंडर में, फिर जाकर के वो एक बहुत ही शानदार जो होता है ना उनको नॉलेज मिल जाता है। स्पेस प्लानिंग बहुत, मेरे हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर स्पेस प्लानिंग बहुत अच्छा करते होंगे। बिल्कुल वो अच्छा करते हैं। प्लस इसमें मैं आपको एक बात ऐड करता हूँ,
जब हमने अपना इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग का काम शुरू किया, हम डिजाइनिंग नहीं किया करते थे। मैगजीन के अंदर टीवी कैबिनेट ले जाते थे, बेड बैग ले जाते थे, वही क्लाइंट को दिखाते थे और सेम वैसा हम बना के दे देते थे। बट वो टीवी कैबिनेट के पीछे उसका डिज़ाइन सेंस क्या है, या वो बेड बैग के पीछे वो डिज़ाइन कैसे कहती है, या वो थीम कैसे क्रिएट होती है, वो एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकता। वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही कर सकता है, जिसने डिज़ाइन को इन डेप्थ स्टडी किया है। पूरी कहानी जो है, ऐसा समझ लो आप, एक फिल्म बन रही है तो फिल्म का जो एक्टर है ना वो तो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हो गया और डायरेक्टर जो है इंटीरियर डिजाइनर हो गया। थोड़ा बहुत बोल सकते हैं सर? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि सर। कोई एक, हाँ, इंटीरियर डिजाइनर ने डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन, स्टोरी राइटर, डायरेक्टर सारा वो है। एग्जीक्यूटिव जो एक्टर है वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो अब एक इसको अपन एक स्टेप आगे ले जाते हैं जी। कि जैसे कोई मान लो एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से, इंटीरियर से रिलेटेड नॉलेज नहीं है, लेकिन अब उसको अपना घर रिनोवेट करना है या डेकोरेट करना है। जैसे उसने कोई नया फ्लैट खरीदा और उसको फर्निशिंग करनी है, या ऐसा समझ लो कि किसी का फ्लैट ऑलरेडी है, उसको वो रिनोवेट करना चाह रहा है। तो मैंने जो नोट किया है ना, बहुत बार क्या होता है कि वो जो होम ओनर होता है वो बहुत अजीब अजीब सी गलतियां करता है जी, जिसकी वजह से उसको बाद में, मतलब शुरू में तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे उसका प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। तो आपके हिसाब से ऐसी क्या क्या गलती है जो वो करता है? तो सर, होम ओनर बहुत सारी गलती करते हैं, जिसमें से एक बड़ी गलती पे मैं फोकस करूंगा और उसका हल भी बताऊंगा। और इस पे मैंने एक बुक भी लिखी है सर, होम इंटीरियर ब्लंडर्स। और अच्छा, तो इसको यहाँ पे रोकते हैं अपन। जो आपने बुक लिखी है, तो अगर किसी अपने जो व्यूअर्स है उनको अगर वो बुक चाहिए तो वो आप फिजिकली भेजोगे या आपकी कोई ई बुक है, कोई डाउनलोड कर सकते हैं? सर, अभी वो ई बुक में ही अवेलेबल है। वैसे वो अमेजोन पे है, वहाँ से बाय कर सकते हैं। बट आपके सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक फ्री लिंक आपकी वीडियो में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डालिएगा। तो वो फ्री लिंक से इंटीरियर दोस्त के सभी सब्सक्राइबर उसको एक्सेस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री। वाह, शानदार। तो अगर क्या है, बुक का नाम क्या है, एक बार दोबारा बता दो। होम इंटीरियर ब्लंडर्स बाय योर्स ट्रूली धीरज अरोड़ा। हाँ, तो आप मतलब ये बुक पढ़ने से कोई हो सकता है ऐसी गलती जो शायद आप करने वाले हो वो आप करने से बच सकते हो। तो गलती, अच्छा, इसमें है ना इंटीरियर या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की एक खासियत है मजेदार, कि हर गलती की कीमत है। एक गलती करी नहीं कि आपके गए 10,000, आपने एक गलती करी नहीं गए 40,000, आपने एक गलती नहीं की कि गए 1.5 लाख रुपए। तो गलती की यहाँ पे इंटीरियर में या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हर गलती की कीमत है। कभी कभी छोटी होती है, कभी कभी बहुत भारी भी गलती हो जाती है। और एक कीमत और चुकानी पड़ती है होम ओनर को, कि उसको झेलना पड़ता है बहुत दिनों तक। झेलना पड़ता है सर, समय सबसे बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, समय। अगर एक 3 BHK अपार्टमेंट में 3 महीने लगते हैं, उसने गलती करके 5-6 महीने लगा दिए, हाँ, तो उसकी लाइफ कॉस्ट में 2 महीने चले गए। तो ये एक बड़ी कॉस्ट है। सो एक इम्पॉर्टेंट ब्लंडर ये है कि होम ओनर जो हैं राइट इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं सेलेक्ट कर पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इसी गलती पे, इसी ब्लंडर पे फोकस करते हुए मैं इसका राइट सीक्वेंस बताना चाहता हूँ। बताओ, चलो बढ़िया। तो सर, सबसे पहला सीक्वेंस तो है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए। हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर स्पेशलाइज होता है एक पर्टिकुलर तरीके का स्टाइल डिज़ाइन करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मॉडर्न इंटीरियर चाहिए तो आपको वैसा ही इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढना होगा जो मॉडर्न इंटीरियर करता है। इसके अलावा कुछ लोग ट्रेडिशनल इंटीरियर चाहते हैं, राजा महाराजाओं जैसे घर चाहते हैं, खूब सारे दिले बनाना, खूब सारी मॉडलिंग बनाना चाहते हैं। एथनिक टाइप बोलो। एथनिक टाइप, यस। या कोई रीजनल थीम बेस्ड के भाई मेरे घर में घुसते ही गुजरात की फील आ जाए, राजस्थान की फील आ जाए, तो आपको वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर ढूंढने पड़ेंगे। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपको क्या चाहिए, पहले तो ये एक्सप्लोर करना और फिर उसको ब्राउज करना। यानी आप मैगजीन से भी आइडियाज़ ले सकते हो, पिंटरेस्ट से भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम से भी ले सकते हो। आप पहले अपनी एक इंटीरियर की थीम खुद से बनाएं, फिर देखें कि कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके बाद आता है कि कौन सा इंटीरियर डिज़ाइनर ऐसा काम करता है। देखने के भी 2 तरीके हैं। पहला, ऑफलाइन, यानी फ्रेंड एंड फैमिली से ज़रूर कंसल्ट करें। ये इंटीरियर हाई वैल्यू काम होता है, तो आपका ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और फ्रेंड एंड फैमिली के थ्रू जो आएगा आपका उस पर ट्रस्ट बहुत जल्दी क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली से नहीं मिलते हैं, या जो मिला उससे टेस्ट समझ नहीं आया। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ऑनलाइन देखेंगे। ऑनलाइन भी आप ऐसे इंटीरियर डिज़ाइनर को देखिए जो रेगुलरली इसी चीज़ का काम कर रहा है।
कई बार तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो जाती है सर, काम घर का करा रहे हैं और ऑफिस के इंटीरियर डिजाइनर वाले को कांटेक्ट कर लिया और उसके साथ इनरोल कर लिया अपना प्रोजेक्ट, तो बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए आप ये बड़ा ध्यान से देखें। अब जब आपने अपनी डिज़ाइन थीम सेलेक्ट कर ली, इसके बाद आप ये सोचिए कि भाई मुझे घर में कराना क्या क्या है। मैंने कई बार देखा है कि होम ओनर के पास उनकी लिस्ट ही मिसिंग होती है, जिसको मैं कहता हूँ इंटीरियर विश लिस्ट, और इसमें बजट को बिल्कुल बीच में ना लाएं। आप तो बस विश लिस्ट बनाएं, बजट आप खुद से बनाने की कोशिश ना करें। ये एक टेक्निकल काम है, जो आप खुद करेंगे तो फेल हो जाएंगे या गलत बजट बना पाएंगे, या रैंडमली कह देंगे मैं तो 10 लाख रुपए ही खर्च करूंगा जी, 5 लाख रुपए खर्च करूंगा जी। ऐसे नहीं होता, इस लाइन में रिक्वायरमेंट इज द किंग होती है। तो आप अपनी एक विश लिस्ट बनाइए इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडरिंग एनी बजट। और जब आप अपने सेलेक्टेड इंटीरियर डिजाइनर्स को अपने पास साइट असेसमेंट के लिए बुलाएं, तो उनसे वो विश लिस्ट आप शेयर कीजिए कि हमें ये कराना है। कभी भी एक ही इंटीरियर डिज़ाइनर या एक ही इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को अपना प्रोजेक्ट देने के लिए ना बुलाएं और उसी से रेट लेके काम ना दे दें। आप मिनिमम 3 इंटीरियर डिज़ाइनर या 3 इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को अपनी साइट दिखाएं, साइट असेसमेंट कराएं। कुछ लोग साइट असेसमेंट फ्री में करते हैं, कंसल्टेशन भी फर्स्ट फ्री में देते हैं, कुछ लोग चार्ज लेके करते हैं। तो जैसे भी है, आपको 3 लोगों को ज़रूर बुलाना है और उन तीनों के बजट को स्टडी करना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि बजट को स्टडी करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ एक शब्द पे फोकस करना है, वो है क्लैरिटी। आपको ये नहीं देना कि कौन सा महंगा पड़ रहा है, कौन सा सस्ता पड़ रहा है। आपको ये देखना है कि तीनों में से किस एस्टीमेट में क्लैरिटी ज़्यादा है। क्लैरिटी को इन डेप्थ समझाता हूँ, यानी उसने छोटी से छोटी चीज़ को भी जो आपने कहा था उसने बजट में कवर किया है, बड़ी से बड़ी चीज़ को भी उसने कवर किया है, उसने उस चीज़ को भी कवर किया है जो होनी चाहिए थी, लेकिन आप नॉन टेक्निकल हो इस लाइन के, आपको नहीं पता, वो भी उसने कवर करा है। तो उसके एस्टीमेट को आप सबसे इंपॉर्टेंट लिखें। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, मान लीजिए किसी ने आपको एस्टीमेट दिया पूरे घर का पेंट बन जॉब 1 लाख रुपए। उसने ये नहीं बताया कि भाई रॉयल पेंट करोगे, डिस्टेम्पर पेंट करोगे या प्लास्टिक पेंट करोगे। और एक बंदे ने आपको पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के दी, ये भी बताया कि ये वाली बाल्टी लगाऊंगा, ये बाल्टी इतने रुपए की आती है और इतने कोट ऑफ पेंट का आपको करके दूंगा। इट मीन्स वो बंदा आपको क्लैरिटी ज़्यादा दे रहा है, तो आपको उसके पास जाना चाहिए। अब जब आपके पास क्लैरिटी आ जाए, तब आप उसका रियल टाइम टेस्ट लेंगे। रियल टाइम टेस्ट मतलब अगर वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू नहीं आया, तो आप उसकी 2 साइट्स को विजिट करेंगे। ये मैंडेटरी है, इसको स्किप मत करना और हल्के में मत लेना। पहली साइट वो जो चल रही है, वहाँ आप देखेंगे, उसकी टीम से मिलेंगे, सुपरवाइजर से मिलेंगे कि किस तरीके से काम होता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग एक टीम वर्क है। डिज़ाइनर या जो बिजनेस ओनर है वो बहुत सारे काम पकड़ लेगा, लेकिन अगर उसकी टीम इक्विप्ड नहीं है तो वो आपको डिलीवरी नहीं दे पाएगी और वो कई बार आपका फ़ोन भी नहीं उठा पाएगा, आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आप रियल टाइम में जाके उसकी रनिंग साइट को देखिए, वहाँ टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए। और सेकंड, एक जो उसने लेटेस्ट साइट फाइनल करी है, उसके भी क्लाइंट से जा करके मिलिए, उसी के साथ फीडबैक भी लेना चाहिए। यस, फीडबैक भी लेना चाहिए। प्लस इसको आप पॉजिटिव वे में देखिए। काम शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट वर्क। एक बार आपका उस कॉन्ट्रैक्टर और इंटीरियर डिज़ाइनर से ट्रस्ट बिल्ड हो गया, फिर आपको एडवांस देने में भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरे प्रोजेक्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है फीडबैक के बाद, तो आप उससे नहीं जाइएगा। तो ये है राइट सीक्वेंस टू सेलेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर फॉर योर होम। समरी करें तो, अगर जैसे समराइज करें इसको, Yes. तो सबसे पहले तो इंटीरियर डिजाइनर ढूंढने की जिम्मेदारी हो गई आपकी। Yes. जैसा आपको थीम चाहिए और उस तरीके का आप इंटीरियर डिजाइनर ढूंढो। Yes, sir. फिर दूसरा हो गया आपकी विश लिस्ट बनाओ। Yes. यही हुआ ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तीसरे नंबर में फिर आप अलग अलग इंटीरियर डिजाइनर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला करके उनसे डिस्कस करो। और फिर उसके बाद जो आपके पास कोट या जो प्रपोजल आया है जी। उसमें क्लैरिटी देखो कि कौन ज्यादा क्लियर दे रहा है। फिर तीसरा, आपको उस पे ऊपर विश्वास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर विश्वास नहीं बन रहा है तो आपको उसको डिले करना चाहिए। किसी ऐसा मत नहीं सोचना चाहिए कि जो पहली बस आ रही है उसी में मैं बैठ जाऊं। फिर आपको जाना तो था चंडीगढ़ और आप बैठ गए मुजफ्फरनगर की बस में, तो गड़बड़ हो जाएगी। यही हुई ना बात? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो फिर उसके बाद, अच्छा ये यहाँ तक तो अपन आ गए एकदम बिल्कुल परफेक्ट। यस। अब जब काम चालू हो गया, यस, तो होम ओनर को क्या क्या चीज में तो इंटरफेयर करना चाहिए और क्या क्या चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए? तो सर ये डिपेंड करता है बहुत सारी बातों पे। तो 3 तरीके होते हैं या 3 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है कि आपने बढ़िया टॉप क्लास इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है,
जहां आपके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा था उसको देने के लिए। इट मीन्स कि आपने एक बढ़िया इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है, जैसे कि हमारे क्लाइंट हमें दे देते हैं। अब क्लाइंट की कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमने डिज़ाइन बना के उससे पास करा लिया। क्लाइंट सिर्फ राजा बाबू की तरह हफ्ते में एक बार 1 घंटे आएगा साइट में अपनी वाइफ के साथ, हमसे रिपोर्ट लेगा और चला जाएगा कि ये इस हफ्ते होना था, धीरज जी की टीम ने ये करना था, ये नहीं किया, ये इस हफ्ते हो जाएगा। या उन्होंने मेरी टीम को इस चीज़ का अप्रूवल देना था, फॉर एग्जांपल जैसे लाइटिंग क्लाइंट देता है, शैंडलियर देता है, या पर्दे ला के देता है, या बाथरूम के फिक्सर्स ला के देता है, वो उनकी तरफ से नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे। तो हकीकत में तो एक कॉन्ट्रैक्टर को काम देने के बाद क्लाइंट की सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट राजा बाबू की तरह आएगा, हफ्ते में एक बार आएगा साइट पे, रिपोर्टिंग लेगा, देखेगा मेरे टेस्ट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई चीज़ अप्रूव करनी है, जैसे हम पेंट के सैंपल लगा के रखते हैं, वो अप्रूव करने हैं तो वीकली मीटिंग में वो अप्रूव कर देगा। फॉल सीलिंग की फ्रेमिंग करके उसको दिखा देते हैं, वो अप्रूव कर देगा। वुडन के ढांचे दिखा देते हैं, वो अप्रूव कर देगा। असली में तो क्लाइंट का सिर्फ यही काम है। जरा सोचिए, आप पैसे भी दे रहे हैं और उसके बाद डेली साइट पे भी खुद खड़े हो जाएं तो गड़बड़ है। अब कई बार क्या होता है, मेथड 2 की मैं बात करता हूँ। कई बार क्लाइंट इस कॉन्ट्रैक्टर को काम दे देता है या अलग अलग काम दे देता है। डिज़ाइन का काम अलग को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टर का काम अलग को दे दिया, उसमें भी 3-4 कॉन्ट्रैक्टर डाल दिए। अब क्लाइंट की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उसको कोऑर्डिनेट करना होता है। वो कहेगा आज बिजली वाले नहीं आए, बिजली वाले क्यों नहीं आए जी? फॉल सीलिंग वालों ने काम नहीं किया, फॉल सीलिंग वालों ने क्यों काम नहीं किया? टाइल वाले काम कर रहे थे। तो वो सीक्वेंस ही एडजस्ट करता रहता है। तो अगर क्लाइंट के पास बहुत सारा टाइम है, या कई बार लोगों का टाइम भी पास नहीं होता, तो वो सोचते हैं चलो हम अलग अलग लोगों से काम कराएंगे, थोड़े पैसे बचा लेंगे, हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खुद करनी है, तो उस केस में वो भी सही हैं। बट एक होम ओनर की जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि उसको डेली व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आती रहे और वीकली जाके वो एक बार विजिट कर ले। तभी फ़ायदा है एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक प्रोफेशनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने। तो ये जो आपने बात बोली ना, उसमें मेरे को मुझे ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि अगर ये जो एक्सपर्टीज है, जो कोऑर्डिनेट करना है, कौन सा फ्लो ऑफ वर्क है, कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, किस काम की वजह से किस काम की चाल रुक सकती है, किस काम की वजह से किस काम की चाल बढ़ सकती है, ये सारा जो कोऑर्डिनेशन करना है, ये इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर की रोज का काम है। रोज तो वो एफिशिएंटली हैंडल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। और जो हो सकता है कि जो होम ओनर है उसको इस चीज का मतलब एक्सपीरियंस हो और नहीं भी हो, नहीं है तो डेफिनेटली अगर वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है और अगर आप इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप एक बढ़िया अच्छा इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हायर करो, उससे डेडलाइन फाइनल करोगे भी इतनी तारीख तक काम कंप्लीट हो। अच्छा, इसमें एक मैं ऐड कर देता हूँ, कभी भी आप किसी से भी डेडलाइन फिक्स करोगे ना, तो 99% चांस है कि वो डेडलाइन एक्सटेंड होगी। तो आप अपने दिमाग में ना डेडलाइन जो इंटीरियर डेकोरेटर के साथ जो आपने फिक्स की है, उससे थोड़ी बढ़ा के आप अपने मन में रखिएगा, ताकि आपको गुस्सा वगैरह नहीं आए, आपको बुरा नहीं लगे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर। मैं इसमें एक अपना सबमिशन देना चाहता हूँ। जनरली हम लोग अपार्टमेंट के काम करते हैं और 3 BHK और 4 BHK इंटीरियर ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा 3 BHK इंटीरियर ही करते हैं। तो इसमें हमने एक टाइम लाइन ना फिक्स करी हुई है। हम कभी भी क्लाइंट के साथ गिमिक नहीं खेलते कि हमें काम दे दो, 45 डेज में काम हो जाएगा, 60 डेज में काम हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लाइंट आगे से पूछता है कि क्यों नहीं होगा, हम कहते हैं सर 20 साल में हमें तो इसका जवाब मिला नहीं कि क्यों नहीं होगा, आपको मिल जाए तो हमें बता देना। अब इसके ऊपर ना हम मार्जिन लेके टाइम लेते हैं। फिर भी जैसे मान लो एक स्टैंडर्ड अगर ऑडियंस को समझना हो, कि एक 3 BHK रॉ फ्लैट आपको फ्रेश फ्लैट मिला है, तो उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करनी हो तो एक अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है? तो सर वो भी मैं समझाऊंगा और साथ के साथ मैं इनको एक फेल प्रूफ मैकेनिज्म भी बताऊंगा। बताओ, जो चलो। हमने इन्वेंट किया है और हमने अपनी कंपनी में अप्लाई किया हुआ है। बताओ, चलो बढ़िया। तो सबसे तो पहले एक मिनट हो गया यार, यहाँ पे जो भी फ्यूचर में इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, वो भी पेन पेपर निकाल के लिख लेना, क्योंकि धीरज जी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये बहुत अच्छा इनपुट देने वाले हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये क्या आपको बता रहे हैं। यस। सो सबसे पहली बात तो ये है कि हम डिज़ाइनिंग के लिए एक एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट लेते हैं, विच इज़ 21 डेज। 21 डेज की टाइमलाइन हम क्लाइंट को देते हैं और हम जो उसको एक्सप्लेन करते हैं वो आपको वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ कि मेरी टीम सक्षम और एफिशिएंट है, आपको 3 हफ्ते 21 दिन में डिज़ाइन दे देगी बना करके। लेकिन यहाँ पे हमें 2 तरीके के क्लाइंट मिलते हैं। एक वो जो इस बात से परेशान है कि मेरे पुराने घर का रेंट जा रहा है, नए घर की EMI चल रही है, वो तो 21 दिन में डिजाइन करा लेता है। एक वो जो कहता है यार मेरे को आराम से शिफ्ट करना है, वो 2 महीने भी डिजाइन में लगा देता है।
चेंजेस कराता है, बार बार देखता है। कई बार तो ऐसा होता है कि डिज़ाइन खुद बनाता है, फिर वाइफ को दिखाता है, फिर मेरठ में दीदी बैठी है उसको भेजता है, फिर वहाँ से दीदी कमेंट डाल के भेजती है और फिर चेंज होता है। तो यहाँ चेंज होता है। आफ्टर द डिज़ाइनिंग प्रोसेस हम एग्जीक्यूशन ले लेते हैं। अब एग्जीक्यूशन में बहुत कम चेंज होते हैं क्योंकि हमने डिज़ाइन में जितनी मगजमारी करनी थी कर ली, फिर भी हम सारे चेंज को वेलकम करते हैं। आप हमारे YouTube पे 100+ क्लाइंट टेस्टिमोनियल हैं, आप किसी भी टेस्टिमोनियल को उठा के देखो हमारे चैनल पे, क्लाइंट ये नहीं कहता कि धीरज जी की टीम से काम डिले हुआ है। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा मैं धीरज जी। यस इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं नॉर्मली बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि अगर शांति के समय आपने पसीने बहाए हैं तो युद्ध में खून कम बहेगा। तो ये जो धीरज जी ने बोला ना कि 21 दिन में आपने जो डिजाइन में अगर आपने मेहनत करी, पेपर में जितनी गलती करनी चाहो कर लो आप, लेकिन अगर साइट में गलती करोगे तो फिर खून बहेगा। है मेरी बात आपको, आप इसे एग्री करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल एग्री करता हूं सर। तो शांति काल में अगर आपने पसीने अच्छे बहाए हैं तो युद्ध में फिर आपका खून कम बहेगा। तो आप पेपर वर्क, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों में थोड़ा अगर आप ज़्यादा एफर्ट लगाते हो तो फिर आप एग्जीक्यूशन आप आराम से मान के चलो कि रिलेटिवली काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। और आपने जो सोचा है, जो सोच रहे हो कि ये सब मेरा मकान बन के निकलेगा, वैसा ही बन के निकलेगा। अब ये टाइमलाइन हमने सेट करी हुई है। 3 BHK जो है वो हम 90 डेज में दे देते हैं, यानी जिस दिन कस्टमर से हम चाबी लेते हैं उससे 90 दिन उसको वापस चाबी दे देते हैं शिफ्ट करके। आफ्टर डिजाइनिंग और आफ्टर डिजाइनिंग डेट के बाद, डिजाइनिंग डेट के बाद जिस दिन सर उसने हमसे एग्जीक्यूशन साइन करी, हम डे 1 भी एग्जीक्यूशन का पैसा नहीं लेते। ठीक है। पहले साइट असेसमेंट करने जाते हैं, उसका चार्ज लेते हैं, फिर डिजाइनिंग का चार्ज लेते हैं, फिर वो डिजाइनिंग को जब ओके करता है देन एग्जीक्यूशन का चार्ज लेते हैं। तो इसमें अगर मैं बीच में आपसे टोकूं तो साइट विजिट के कितने चार्ज देते हो रफली? सर मैं 2 साल से 4000 रुपीज़ ले रहा हूँ। डन। मतलब मेरे पास इंक्वायरी आती है, मैं साइट विजिट पे जाता हूँ तो 4000 रुपीज़ लेता हूँ। तो 4000 रुपये साइट विजिट के, कोई अभी नीचे कमेंट आ सकता है यार 4000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आप देखो एक आदमी का एक्सपर्टीज, जिस आदमी को 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारी चीज़ों को देखते ही समझ जाता है और वो काफ़ी आपको आप सपोज मान लो कि आपने धीरज जी को बुलाया, इनको आपने साइट विजिट के 4000 रुपये दिए और आपने इनसे बात करी और आपने इनको प्रोजेक्ट नहीं भी दिया ना, तो भी आपके 4000 रुपये आने वाले टाइम में बचेंगे, 100% गारंटी है। तो इसलिए जो एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो चार्ज इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो कुछ लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, 4000 रुपये आपने साइट विजिट के लिए लिए। तो सर इसमें मैं 2-3 बातें और ऐड करना चाहता हूँ। इसमें मैं साइट असेसमेंट विजिट करता हूँ, जैसा कि आपने बताया, वर्बल बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस से सजेशन देता हूँ और उनको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट कट बजटरी एस्टिमेट, टेंटेटिव बजट। और मेरा टेंटेटिव भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और इसकी ब्यूटी ये है कि सर मैं आपसे पेमेंट लेके आ रहा हूँ और मैं आपके नेक्स्ट लेवल की सेलिंग नहीं करूँगा, मैं आपको उस चीज़ का आपको एग्जैक्ट बजट बताऊँगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, इंटीरियर डिज़ाइनर जो नए नए हो गए या जिन्हें एक्सपीरियंस कम है या जिन्हें डिज़ाइन आता है एग्जीक्यूशन नहीं आती, तो वो क्लाइंट को कम बजट दे देते हैं गलती से, बाय मिस्टेक। या कई बार वो मैनिपुलेशन करने के लिए कम दे देते हैं कि एवरीबॉडी हैव डीप पॉकेट, पहले इनको कम बजट दो फिर बताएंगे कि सर आप ये डिजाइन करा रहे हो, ऐसे बजट है। हम ऐसे नहीं करते सर, बाद में बढ़ा देते बजट। हमने आपसे 4000 रुपये ले लिए और उस 4000 में हमने आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर दी, एक आपको गाइड क्रिएट करके दे दी बजट की। अब वो गाइड आपको कैसे हेल्प करेगी? वो 2 बातों में हेल्प करेगी। पहली बात, आपको ये इंटीरियर की गेम खेलनी भी है कि नहीं भी खेलनी, आपको पता लग जाएगा। जो गेम में घर पे बैठ के सोच रहा था कि 12 लाख में हो सकती है, ये मुझे 20 लाख की पड़ रही है, मुझे खेलनी भी है कि नहीं खेलनी। दूसरी बात, हमारा जो बजटरी एस्टिमेट होता है वो आइटमाइज्ड होता है। इट मीन्स आप शफल कर सकते हो कि मुझे ये गेम कितनी खेलनी है कितनी नहीं खेलनी। हाँ, जैसे कोई आइटम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपकी और मेरी बात चल रही थी फॉल सीलिंग की। यस यस यस। तो फॉल सीलिंग का बजट निकला और आपको पता चलेगा आपके मकान में मान लो 3 लाख रुपए की फॉल सीलिंग हो रही है या 1.5 लाख रुपए की फॉल सीलिंग हो रही है, एक हाइपोथेटिकल फिगर है। तो आपको लग रहा है कि पैसे बचाने और मुझे फॉल सीलिंग नहीं करानी, तो आप फॉल सीलिंग अवॉइड कर कम कर सकते हो। अवॉइड करना तो मैं नहीं बोलूंगा, कहीं कहीं पे फॉल सीलिंग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। हाँ, मान लो किसी रूम में करा लिया, कहीं पे नहीं कराया, ऐसे कुछ। सिमिलरली सर जैसे वॉशरूम में भी होता है, 3 वॉशरूम ना करा के 2 करा लिए। किचन को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि किचन में खर्चा इतना कैसे लग जाता है, तो वो भी आपके पास पहले लिख के आ जाता है, छिड़वाओ या ना छिड़वाओ। मुझे याद है एक बार एक क्लाइंट मेरे पास बड़े परेशान होके आए थे, उनका बहुत बड़ा घर था और उन्होंने किचन छिड़वा लिया
पूरा घर होने के बाद किचन में 10 लाख का खर्चा और लग रहा था। और बाप तो रे। मैंने बोला सर आप पहले मेरे पास आते तो मैं पहले ही आपको बजट बताता, छेड़ने से पहले आपको पता लग जाता कि इस युद्ध की क्या कीमत है, जो आपने बात बोली। इन्होंने मेरी वाली लाइन को बहुत अच्छे से कहला कि युद्ध की कीमत कितनी है वो आपको पहले पता चल जाएगा। तो इस तरीके से सर हम साइट असेसमेंट विजिट में वैल्यू क्रिएट करते हैं और ये बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। इसमें और डीप इनसाइट देता हूँ, किसी को अगर ये लगता हो 4,000 रुपये कम है, इसमें एक मीटिंग तो हो गई, मैं और मेरी डिज़ाइन टीम में से एक भी बंदा आपके पास आता है, आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट समझता है, फिर ऑफिस जाके एक दिन लगता है वो एस्टिमेट बनाते हैं, फिर उस एस्टिमेट में चेंजेस करते हैं, फिर दोबारा हम इन पर्सन या तो आपसे मिलने जाते हैं या जूम पे कॉल करते हैं। वैसे आपको आपके एरिया में जो दिहाड़ी मजदूर होता है ना, जी उसकी एक दिन की कितने कितने रुपए लग रहे हैं आजकल? सर 1,000 रुपये तो वो भी ले लेता है। दिहाड़ी मजदूर 1,000 रुपए लेता है एक दिन का, जो कि आपके पास आएगा कितने बजे? 9 बजे आता है, रफली 8-9 बजे आता है और 5:30 बजे के आसपास हाथ धो के चला जाता है। ये स्किलफुल आदमी आ रहा है, 2 आदमी आ रहे हैं, तो 2 आदमी की साइट विजिट के मिनिमम मान लो 2,000 रुपए। फिर वहां जाकर के होमवर्क कर रहे हैं, उसके कम से कम 5-7 हज़ार रुपए की जो उनकी एक्सपर्टीज है वो यूज कर रहा है, फिर आपको पूरा डिटेल दे रहा है। तो मेरे हिसाब से जैसे आपका जो शहर है वर्क जहाँ मेजरली धीरज जी काम करते हैं, वो गुड़गांव फरीदाबाद वाला जो एरिया है ना, यहाँ ज्यादा दिल्ली एनसीआर में ज्यादा काम करते हैं ये। तो 4,000 रुपए दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में तो बहुत ही रीजनेबल आपकी साइट विजिट चार्जेस तो बनी। और सर सभी क्लाइंट मुझे खुश होके पे करते कहीं ऐसा तो नहीं है आप ये वो आपका भी ट्रैप करने का तरीका होगा, सिर्फ 4,000 रुपए बोलो तो अपन साइट विजिट करेंगे फिर? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। और अगर आप अलाउ करो तो इसकी डीप इनसाइड स्टोरी भी आपको सुनाता हूँ, बताओ कि क्यों हुआ। मतलब आप डालना है नहीं डालना, वैसे ही कह रहा हूँ। सो व्हेन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एट सर्टेन लेवल, लेट्स से आई गॉट 25, हिंदी जब मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा पॉपुलर होने लग गया, लेट्स से 25,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो लॉकडाउन भी तब नया नया खुला और मेरे पास इंक्वायरी आई 6 इंक्वायरी आई न्यू गुड़गांव से। तो उन 6 इंक्वायरीज पे मैं गया और उन्होंने 6 इंक्वायरीज ने पूरा मुझे राउंड लगाया, अपने घर का सब कुछ दिखाया, किचन बाथरूम ये वो। उसके बाद मैंने एस्टिमेट दिया, तो उन 6 में से किसी ने भी टर्न अराउंड नहीं करा, वापस जवाब नहीं दिया। ठीक है। तो मेरे फादर साहब ने ये बोला कि धीरज यूट्यूब की इंक्वायरी पे तू जाएगा नहीं आज के बाद, ये फेक इंक्वायरी होती है, लोग तेरे को देखते हैं ऐसे बुला लेते हैं, तू घर से पेट्रोल लगा करके चला जाता है। नेक्स्ट डे मेरे पास 4 इंक्वायरी और थी साहब यूट्यूब से। तो मुझे लगा कि भाई अब क्या करूं, फादर साहब ने मना कर दिया और मैंने फिर डरते डरते फादर साहब से बोला कि 4 इंक्वायरी आई हैं यूट्यूब से और बोले तू जाएगा? मैंने कहा मेरा मन तो नहीं है, लेकिन आप बोलो तो कोई फिल्टर लगा दूं, अगर वो फिल्टर पास करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो साहब बड़ा डरते डरते हमने 2,000 रुपये का फिल्टर लगाया कि 2,000 रुपये अगर आप जमा कराते हो तो हम आएंगे। तो हम आएंगे, और वो भी सर उसमें कंडीशन है कि आप जब हमसे विजिट कराते हो, काम हमें देते हो, तो वो हम 100% रिम्बर्स और नॉर्मली ज्यादातर जो साइट विजिट की फीस होती है, जो रिस्पॉन्सिबल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो ये फिल्टर है कि ये सीरियस बायर है या ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि उनकी भी वैल्यू है, टाइम है। आपकी साइट में आएगा तो करीब करीब एक साइट विजिट करता है कोई इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, तो उसका पूरा दिन करीब करीब लगभग चला जाता है, कम से कम आधा दिन तो चला ही जाता है। तो ये जरूरी भी है मेरे तो अब सर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे 3 ने बुलाया, एक ने नहीं बुलाया, तो मैं भी खुश हो गया यार, अपना भी टाइम बचा। चलो 3 सीरियस बायर हैं, उन्होंने मुझे बताया उनकी प्रॉब्लम क्रोनिक है और मैंने हल करनी है, मैंने इस तरीके से लिया। तो मैं 3 के पास गया और 3 ने मेरे से एस्टिमेट लिया, 3 में से 2 ने मुझे काम दे दिया। वेरी गुड। और एक ने बोला धीरज जी मैं ना दूसरी प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। कई बार ये भी होता है कि मैंने देखा है कि क्लाइंट अभी प्रॉपर्टी फाइनल करता नहीं है, इंटीरियर वाले को उसकी वाइफ पहले बुला लेती है कि जी इसको और संग बुला लो, क्योंकि उसे लगता है फ्री में आ रहा है, हमारा कुछ जा नहीं रहा, तो पहले बुला लेती है। तो उस दिन से सर मैं साइट विजिट लेने लग गया और फिर ये 2,000 से 2,500 हुआ, फिर 3,000 हुआ, फिर 3,000 में भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा पे करने लग गए। 3,000 रुपये दे के भी मतलब महीने की 60 साइट विजिट मेरी बुकड होने लग गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसको 3,500 कर दो। हमने ओवर बुक करके 3,500 कर दिया और 3,500 में भी यही हाल हो गया, तो अब हम इसको 4,000 पे ले आए हैं। ग्रेट ग्रेट। अब आगे इसको बढ़ाते नहीं बढ़ाते, अभी तक तो हमारा कोई मन लेकिन ये जो नए जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बनने वाले हैं उनके लिए एक यूजफुल पॉइंट है कि आप साइट विजिट के 2-2.5 हज़ार रुपए से 4,000 रुपए तक ले सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो। ऐसे नहीं बेचारे किसी कस्टमर से जबरदस्ती 4,000 रुपए छीन लो, है ना, ये भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सीरियसली काम कर रहे हो तो ये एक इनपुट अच्छा है। ये इससे आपका फिल्टर लग जाएगा कि अननेसेसरी आपको फ्री में कोई फालतू में बुला करके आपका टाइम खर्च नहीं करा। इस दौरान सर एक बात और हुई थी जिससे मैंने ये फिल्टर को इन्वेंट किया, वो हुई थी मेरे एक दोस्त के साथ।
वो किसी आर्किटेक्ट के पास जॉब करता था और कई बार आदमी मिस कैलकुलेशन कर लेता है और मिस्टेक हो जाती है या बॉस से कुछ कहा सुनी हो जाती है और तैश में आके नौकरी छोड़ देता है। हाँ, तो उस भाई ने भी नौकरी छोड़ दी थी हाँ, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टिंग में था, वो डिज़ाइनिंग में था, तो वो कंटिन्यू मेरे टच में रहता था। और वो 3 महीने तक वो बताता है कि 20 इंक्वायरीज पे वो गया और एक ने भी डन नहीं करा और वो वापस जॉब में आ गया। वो कहता है मेरा शोषण किया लोगों ने, बुला लेते हैं, एस्टिमेट ले लेते हैं, बात नहीं करते हैं, एटलीस्ट मुझे रिप्लाई तो करें। वैलिड बात, ठीक है, सही बात। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ना क्लाइंट भी इनडायरेक्टली शोषण कर रहा है। वो उसको फॉर ग्रांटेड, मतलब उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है करना, कि भाई मैं किसी को बुला रहा हूँ, वो अपने पल्ले से पेट्रोल लगा के अपना टाइम लगा के आ रहा है, क्या है, मुझे कोटेशन ही तो दी है उसने, क्या किया, ये तो उसका 1 घंटे का काम है। ऐसा नहीं है। तो मैंने तो उस दिन से गांठ बांध ली है और सभी नए इंटीरियर डिजाइनर्स को भी ये बोलता हूँ कि आप साइट विजिट लेके ही जाओ। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट आप नोट कर लो। अब आगे बढ़ो, जैसे स्टेप हो गया, अब अपने साइट विजिट करी, फिर आगे साइट विजिट करी, फिर हमने कस्टमर ने मैंने डिजाइनिंग दे दिया, 21 डेज में हमने डिजाइनिंग कर दी थी। अब आगे डिजाइनिंग के कितने पैसे लेते हो आप? डिजाइनिंग के सर डिपेंड करता है। जनरली जो 3 BHK का डिजाइनिंग है वो हम 1,45,000 रुपए के आसपास लेते हैं। तो पर स्क्वायर फुट का कोई चक्कर नहीं है? पर स्क्वायर फीट मान लो तो 145 रुपए फुट हो गया। 150 रुपए फुट मान लो आप। जनरली पर स्क्वायर फीट से हम नहीं लेते हैं। अच्छा, ओके। और इस हिसाब से हम डिजाइनिंग लेते हैं और डिजाइनिंग में भी आगे हम कुछ डिस्काउंट स्कीम्स कर देते हैं ताकि उसको हमें एग्जीक्यूशन पार्ट देने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है। वो क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेराई कर जाता है। कभी कभी क्या होता है, किसी सोसाइटी में हमें भी काम करने की बहुत इच्छा है, हाँ, हम एक नई सोसाइटी क्रैक करना चाह रहे हैं, हाँ, तो हम क्लाइंट को अपने प्रमोशनल भी कुछ डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है सर। वो आपकी मतलब 100, ऐसे समझ लो 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के आसपास। हाँ हाँ हाँ, 100 तो 100 रुपए तो जो जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है ना, वो सोच लो कि भाई आपकी 100 रुपए स्क्वायर फुट की तो डिजाइनिंग की कॉस्ट लगने वाली है। टेंटेटिवली आप जहाँ रहते हो उस हिसाब से हो सकता है किसी छोटे शहर में कम लग जाए, बड़े शहर में ज़्यादा लग जाए। 100 से 150 रुपये, तो गुड़गांव एक बड़ा शहर ही मानते हैं। और धीरज जी अगर 150 रुपये ले रहे हैं तो 150, और कम से कम चूंकि जयपुर में मैं काम करता हूँ तो 100 रुपये करीब जयपुर की रेट है। हाँ बिल्कुल। तो 100 रुपये लगेंगे और 150 रुपये लगेंगे। यहाँ मैं एक सबमिशन और बताने वाला हूँ। हम डिजाइनिंग के ना बहुत नॉमिनल चार्ज लेते हैं गुड़गांव के हिसाब से। हाँ, बहुत, मेरे को भी नॉमिनल लग रहा है। 250, 400, 500 रुपए स्क्वायर हाँ, फीट इंटीरियर डिजाइनर। मेरी अगली लाइन ये मैं बोलने वाला था कि आपकी काफी रीजनेबल प्राइस है। सो वो रीजनेबल इसीलिए है बिकॉज दिस इज माई P2। P1 इज 4,000, P2 इज माई डिजाइनिंग एंड P3 इज माई मेन प्रोडक्ट। मैं हूँ तो प्रिंसिपली कॉन्ट्रैक्टर हो, मेरा कोर एग्जीक्यूशन का जो है वो मेन काम। तो मुझे डिजाइनिंग पे कुछ मेरे हिसाब से जो डिजाइनिंग के जो पैसे ले रहे हो तो आपको डिजाइनर ही ले जाता होगा। वो डिजाइनर ले जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब डिजाइनिंग के बाद हम 90 डेज का टाइम लेते हैं। अब ये फेल प्रूफ कैसे है, और यूट्यूब पे हमारे जितने भी टेस्टिमोनियल में उसमें क्लाइंट कैसे कह देते हैं कि इनकी टीम ने काम टाइम पे किया। कहीं पे तो क्लाइंट अप फ्रंट आके कहते हैं कि यार हमारी वजह से डिले हो गया, लेकिन धीरज जी टाइम पे रहे। उसका एक स्ट्रक्चर है। पहले क्या होता था जब हमने काम शुरू किया कि 3 महीने में दे दोगे, हम कहते थे हाँ जी 3 महीने में दे देंगे। काम शुरू कर दिया, 1 हफ्ते बाद क्लाइंट को फोन किया, सर मिलें साइट पे कुछ डिस्कशन करें। और नहीं यार इस वीकेंड तो मैं बड़ा बिजी हूँ। क्लाइंट ने हमें फोन किया कि धीरज जी मिले, अरे नहीं यार मैं तो निकुंज सर के साथ हूँ जयपुर में, मैं नहीं आ पाऊंगा इस हफ्ते। तो 15 दिन निकल जाते थे। ठीक है। अब जब 15 दिन निकल गए 90 दिन के प्रोजेक्ट में, तो बहुत बड़ा चंक ऑफ टाइम हमारा वेस्ट हो गया। इसमें आप याद रखना, यहीं पे रहना ना, इसमें देखो आप क्लाइंट को मीटिंग के लिए बोला तो क्लाइंट ने अगर एक बार बोला ना कि मैं बिजी हूं अभी नहीं मिल सकता, या कॉन्ट्रैक्टर ने बोला बिजी हूं नहीं मिल सकता, तो 5-7 दिन तो ऐसे चुटकियों में निकलते हैं, और मान लो कभी कभी 2-2 हफ्ते भी निकल जाते हैं। इससे आगे अब हमने इसको फेल प्रूफ कैसे बनाया? जिस दिन हम कस्टमर से चाबी पकड़ते हैं उस दिन हम उससे वीकली मीटिंग का डे और टाइम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट मैं और मेरी डिजाइन टीम शेड्यूल रहेंगे। मेरी कोशिश रहती है मैं हर वीकली मीटिंग में चला जाऊं। आजकल मेरी साइट से ज्यादा है तो मैं बाई वीकली जाता हूँ। ठीक है। और मेरी टीम पर वीक जाती है। मेरा सुपरवाइजर भी उसमें पर वीक रहेगा, सीनियर सुपरवाइजर भी पर वीक रहेगा और डिजाइन टीम भी पर वीक रहेगा। अब क्या है कि क्लाइंट को भी पता है कि भाई ये काम इस हफ्ते में होना है, और अगर कोई सिलेक्शन डिले हुआ तो वो मेरी वजह से हुआ। अच्छा, इसमें एक आपने अभी सुपरवाइजर शब्द लिया, क्योंकि जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना वो नॉर्मली सुपरवाइजर्स, साइट सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर ऐसे लेवल बना करके रखते हैं। तो सुपरवाइजर की कॉस्ट अलग से क्लाइंट के अकाउंट में होती है? हमारे एग्जीक्यूशन में ही इंक्लूड होता है। हम एक सुपरवाइजर देते हैं आपको जो लोकल सुपरवाइजर है, यानी डेली वहीं रहेगा। हम उसको कहते हैं वो क्लाइंट का ही बंदा है। ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं जनरली एनसीआर में। किसी के पास टाइम नहीं होता। अब उनका डिश वॉशर आ रहा है, केबल लगाने वाला आ रहा है,
कोई बॉश का मान लो ओवन लिया है, उसका डेमो वाला आ रहा है, वो सारा मेरा बंदा उनके बिहाफ पे कंडक्ट कराता है। तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वैसे नॉर्मली बहुत सारे जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सुपरवाइजर की कॉस्ट क्लाइंट के ऊपर रखते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। धीरज जी की एक अच्छी चीज़ है कि ये जो सुपरवाइजर कॉस्ट भी अगर ये अपनी तरफ से दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा है। तो जो भी जो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इस तरीके के एक इंसेंटिव्स अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं कि आप अपनी तरफ से सुपरवाइजर प्रोवाइड करो, जो सुपरवाइजर कंटिन्यूअसली उस साइट पे रहेगा, और एक सीनियर सुपरवाइजर जिसको कि वो रिपोर्ट करेगा या कोई भी दिक्कत हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। तो सुपरवाइजर के बाद हमारे साथ एक सीनियर सुपरवाइजर भी होता है। हाँ, उसका बताओ आप। वो अल्टरनेट डे जाता है। ठीक है। अब मान लो मेरी इस समय गुड़गांव में 12 साइटें चल रही हैं, तो वो अल्टरनेट डे साइट्स पे जाएगा और मैं वीकली जाता हूँ। आजकल मेरा बाई वीकली शेड्यूल मैंने बना दिया है, तो मैं बाई वीकली भी जाता हूँ, तो मेरा काम चल जाता है। मेरी डिज़ाइन टीम ऑफिस से वीकली जाती है। ठीक है। तो प्रिंसिपली एक मीटिंग में हम 3 या 4 बंदे होते हैं, साइट सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, धीरज अरोड़ा एंड डिज़ाइन टीम मेंबर। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम चलता है। ग्रेट। अगर ध्यान से देखो ना, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस इज ए गेम ऑफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ना सबके गोल मिल जाएं। क्लाइंट को बढ़िया डिलीवरी, टाइम पे डिलीवरी मिल जाए, क्लाइंट का गोल ये है। कॉन्ट्रैक्टर मुझे 2 पैसे का प्रॉफिट मिल जाए, मेरा गोल ये है। मेरी टीम मेंबर को बढ़िया तरीके से टाइमली सैलरी मिल जाए, इंसेंटिव मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, उसका गोल ये है। तो जहां हमारे इकोसिस्टम में सबके गोल पूरे होंगे, वो इकोसिस्टम ग्रो करेगा ही करेगा और उस कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस चलेगा ही चलेगा। जैसे वेंडर क्यों भूल गए आप? हाँ, वेंडर को भी पैसे मिल जाए टाइम पे। वेंडर को टाइम पे पैसे मिल जाए। जो हम लोगों के जो सब वेंडर होते हैं, पेंटर किसी हो भी गया। कॉन्ट्रैक्टर के पास पूरी टीम नहीं होती। बाय लक मेरे पास 3-4 टीम अपनी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला डिजाइन टीम मेरी इन हाउस है, दूसरा इलेक्ट्रिकल की टीम मेरे बाबूजी के थ्रू मुझे मिली हुई है, मतलब पैदाइशी बिजनेस है मेरा वो, और तीसरा पेंट की टीम मैंने क्रिएट करी है, चौथा फॉल सीलिंग की टीम मैंने क्रिएट करी है। इसके अलावा इन-हाउस टीम्स है। ये मेरी इन हाउस टीम है। इन हाउस मतलब ऑन रोल्स। इसके अलावा जो बाकी टीम है, हम उनको सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और मेरे फादर साहब उन लोगों को बोलते हैं पीसीओ हैं वो। पीसीओ मतलब जितना पैसा डालोगे वो उतना ही काम करेगा। जैसे आपने बोला ना, वेंडर का गोल पूरा होना चाहिए। तो क्लाइंट हमें एक स्टेज पे पेमेंट देता है, बट जो हमारे छोटे वेंडर होते हैं वो पीसीओ होते हैं। अब पीसीओ वाली बात बहुत अच्छी लगी। ये देखो, पीसीओ मतलब कि जो वेंडर होते हैं बहुत सारे, जो आप कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर पे नाराज हो जाता है कि तुम्हारा ये आदमी नहीं आया, तुम्हारा वो आदमी नहीं आया। तो आप भी नोट करके रखिए कि अगर अपन पेमेंट का जो शेड्यूल है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको भी जो पीसीओ में पैसे है वो रेगुलरली डालने पड़ेंगे। और जो नए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर्स बनना चाह रहे हैं उनको भी ध्यान रखना है कि आपका जो पीसीओ, आप भी एक पीसीओ हो, तो आपके में भी पैसे रेगुलरली आते रहने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप पेमेंट को और इस सब चीज़ों को, तो मेरे हिसाब से आप जब जो डेट वगैरह फिक्स करते हो तो पेमेंट का भी शेड्यूल फिक्स करते होंगे। पेमेंट का भी शेड्यूल फिक्स होता है सर हमारा। और जनरली मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। 10 to 30% हमें क्लाइंट एडवांस दे देता है। 10 to 30 इजीली दे देता है। उसके बाद हमारी काम के हिसाब से हम रनिंग बिल सबमिट करते रहते हैं, पेमेंट होती रहती है। ठीक है। लास्ट पेमेंट हम 10% तब लेते हैं जब क्लाइंट अपने घर में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। आराम से हफ्ते 2 हफ्ते एक वो स्नैग लिस्ट भी बनाता है। सभी के काम में स्नैग लिस्ट कुछ कमी हो जाती है, हमारे काम में भी निकल कमी, या जैसा वो चाहता था पर आने के बाद उसने सोचा यार ऐसा नहीं है, मुझे 2 पॉइंट बिजली के और चाहिए होंगे धीरज जी, बाहर लड़ी लगानी है, कुछ करना है, या उसे और भी कोई चीज ध्यान में आती है, तो एक छोटी सी स्नैग लिस्ट बनती है। वो स्नैग लिस्ट हम क्लियर करते हैं और उसके बाद वो 10% हमें। और कभी कभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमी भी आइडेंटिफाई, वैसे तो हैंडओवर करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर पूरा चेक करता है। फिर भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की नज़र और कस्टमर की नज़र में कभी कभी फर्क भी आ सकता है। कभी कभी यूज करने में भी 2 चीजें नहीं पता चल जाती है। ठीक है। अब आपने ये तो हमने बीच में डाल दिया ये वाली चीज। अब हम कहाँ पहुंच गए थे कि हमने उससे वीकली दिन फिक्स कर लिया, टाइम फिक्स कर लिया। अब थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट हम उसी पे आएंगे, वीक में उसी दिन वहां पे विजिट करेंगे और उसी दिन उसकी सारी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। अब 2 बातें होती हैं सर, काम टाइम पे हुआ या नहीं हुआ, लेकिन क्लाइंट इन्फॉर्म्ड रहता है। ये भी बहुत बड़ी बात। इन्फॉर्म्ड रहता है, क्लाइंट को पता होगा कि यार ये मेरी मिस्टेक थी, या ये जेन्युइन मिस्टेक थी, या ये चलो टीम से मिलके गलती हो गई है। तो जो बढ़िया क्लाइंट है वो 1-आधे हफ्ते माफ भी कर देता है, और जो मेरी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं वो 2 हफ्ते क्लाइंट से पहले ही एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ताकि क्लाइंट को परेशानी ना हो। कई बारी सर मैंने देखा है बड़ा सीरियस इशू हो जाता है कि उधर से उनके जो फ्लैट उन्होंने खाली करना था वहां पे प्रेशर आ गया और यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ने
रेडी नहीं करके दिया और फिर जबरदस्त फायर फाइटिंग हो जाती है दोनों के बीच, बल्कि तीनों के बीच, वहां से लैंडलॉर्ड के बीच भी हो जाती है और इधर कॉन्ट्रैक्टर और मालिक के बीच भी हो जाती है। ये जो होम ओनर होता है उसकी भी बेचारी की दिक्कत है कि उधर से तो उसने मान लो जहाँ पे रेंट पे रह रहा है या जो मकान पहले वाला उन्होंने बेचा है वॉट, तो वहां से उनको खाली करने का प्रेशर है, और इधर जहाँ उनको शिफ्ट होना वो रेडी नहीं हुआ है। इसमें सर कई बार मैंने ये भी देखा है, क्लाइंट ही जल्दी में रहता है। कई बार क्लाइंट मेरे पास आएगा, धीरज जी घर बनाना है, अच्छा घर बनाना है। मैंने कहा अच्छा सर टाइम है? बोलते नहीं नहीं टाइम सिर्फ 2 महीने का है। अरे यार 15 दिन में घर बन जाते हैं, मैंने ऐसे देखा है। तो बोलते सर नहीं बनते। तो कई बार क्लाइंट आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। एक बार आपने टाइम की कमिटमेंट कर दी तो फिर गलती आपकी है, फिर क्लाइंट की नहीं है। तो ये जो नए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर उनको क्या एडवाइस दोगे? उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप 90 दिन से कम टाइम ना लें एक 3 BHK में। और अगर आपका क्लाइंट कहता है 90 दिन का टाइम क्यों होता है, आप ये वाली वीडियो सर के चैनल पे उनको दिखा दीजिए तो वो बस समझ जाएंगे कि क्यों होता है। देखो क्यों का कोई जवाब नहीं है, इतना ही जवाब कहूंगा कि बार बार घर के काम में सैम्पलिंग होती है। हम ऑफिस और कैफे के काम करते थे पहले, 45 दिन में हमें देने होते थे। एक बार में डिजाइन हो जाता था, रात दिन काम करते थे। 45 दिन में कितना भी बड़ा काम हो, ऑफिस इंटीरियर का, कैफेज कितने से बड़े हो, हमें बाय हुक और बाय क्रुक 45 डेज में देने होते थे। वहाँ पे डिसीजन फास्ट होता है। घर में क्या होता है, मैम ने अलमारी देखी, अलमारी का ढांचा देखा, मैम घर गई, उन्हें याद आया कि यार मैं ये चीज़ और करवा लूँ। तो ऐसे करके रिपीटेड चेंजेस होते जाते हैं। अगर आप उसका मार्जिन नहीं रखोगे तो फंस जाओगे। और क्लाइंट अल्टीमेटली कहेगा यार मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मेरे पास 2 ही महीने हैं। और इस बात को भी क्लाइंट जरा ध्यान से समझे कि उस घर में रहना कितने दिन है। जब उस घर का इंटीरियर करा रहे हो, आपको 10 साल से ज़्यादा रहना है, 5 साल से ज़्यादा रहना है, अगर 4 महीने लगा के, 1 महीना डिज़ाइनिंग और 3 महीने एग्जीक्यूशन लगा के एक बार में तकलीफ ना देने वाला घर बना लिया तो आगे के 5-6 साल सुखी हो जाएंगे। ये वही वाली बात आ गई जो सर ने बोली थी, रिपीट कर दो सर, जंग और युद्ध। तो अगर आपने युद्ध से पहले, दोबारा जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि न तो क्लाइंट का हार्ट बर्न हो न कॉन्ट्रैक्टर को तकलीफ हो, तो क्या है कि अगर आपने शांति के समय बढ़िया पसीने बहाए, दंड पहले प्रैक्टिस बढ़िया करी, निशाना उसाना प्रैक्टिस बढ़िया करी, तो युद्ध के समय आपका खून कम बहेगा। यस। तो इस तरीके से सर हम टाइमली कंप्लीट करते हैं। और इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है 2, पंचुअलिटी जो है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर वैल्यू होती है। और ये कोर वैल्यू आती कहाँ से है? ये आती है लीडर से। अगर मैं ही अपने ऑफिस लेट पहुंचूंगा या मैं ही साइट मीटिंग में लेट पहुंचूंगा तो पूरा प्रोजेक्ट लेट होगा, मेरी पूरी आर्मी, मेरी पूरी टीम लेट होगी। आपने मुझे सुबह एक जगह बताया था, बताओ मैं टाइम पे पहुंचा कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल पहुंचा ना। तो सुबह 7:30 बजे पहुंच गए आप। 7:30 से भी पहले, 7:30 का टाइम दिया सुबह का, ये 7:30 से भी पहले पहुंचे। यस। तो पंचुअलिटी ये वैल्यू है, ये मैंने गलती कर करके सीखा है और इसको अपने अंदर इनग्रेव कर लिया। तो ये नए कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक और धीरज जी की तरफ से टिप है कि टाइम को एकदम ऐसे पकड़ के रखो तो आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। ये कहना चाहो आप? ये कहना चाहूंगा अपने शब्दों में कहना इसको चाहो? और डीप लेता हूं जहां से इस बात को मैंने पकड़ा हुआ है कि पंचुअलिटी मतलब है टाइम पे आना। नहीं साहब, आपकी गलत फहमी है। आज की डेट में पंचुअलिटी का मतलब है टाइम से पहले आना। इस बात को गांठ बांध लो अगर एक सक्सेसफुल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बनना है तो। मुझे कई ऑर्डर क्लाइंट ने सिर्फ इसलिए दिए हैं कि मैं टाइम पे पहुंचाऊं। अगर वो मुझे 11 बजे का टाइम देते हैं तो 10:55 पे नीचे से फोन आ जाता है कि कोई धीरज जी आपसे मिलने आए हैं। हमारे यहाँ सोसाइटीज में पहले नीचे से सबको पता है, फोन आ जाता है। तो कई क्लाइंट ने इस बात को एक्नॉलेज करा है कि धीरज जी हमने 3 ठेकेदारों को बुलाया और तीनों में से कोई भी पंचुअलिटी में आया नहीं, आप ही आए। और दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम लोग बाहर से हैं, बाहर से मतलब जयपुर से, गुजरात से और बेंगलोर से। तो वो लोग पंचुअलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये कोर वैल्यू है और ये आपसे शुरू होके आपकी पूरी टीम तक जाएगी। आपके सब कॉन्ट्रैक्टर भी तभी टाइम पे आएंगे जब आप टाइम पे साइट पे पहुंचेंगे। यहाँ एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मेरे 2-3 क्लाइंट के साथ मैंने एक किस्सा ट्राई करा हुआ है। वो लोग साइट पे ना टाइम पे नहीं पहुंचते थे। लेट से 11 बजे की मीटिंग है, अपन तो पहुंच गए 11:15 बजे, क्लाइंट पहुंच रहे हैं 12 बजे, जबकि क्लाइंट मेरे से पहले हैं। मतलब साइट के पास उनकी अप्रोच मेरे से पहले है। मैं फरीदाबाद से गुड़गांव जा रहा हूँ और वो गुड़गांव टू गुड़गांव आ रहे हैं। तो मैं क्लाइंट को किस तरीके से समझाता था कि वो कभी लेट नहीं होते थे। जब मैं क्लाइंट के साथ वापस जा रहा होता था ना लिफ्ट लॉबी में, तब मैं उसको बड़े प्यार से समझाता था, सर मैंने ना वो घर के काम बहुत लेट होते हुए देखे हैं जहाँ पे ना होम ओनर खुद लेट आता है। बस इतनी सी बात मैं प्यार से बोल देता था और 2 स्टोरी बताता था कि ऐसे वो लेट आते थे और उनका काम ना
5 महीने लेट हो गया और वो किसी से बोल नहीं पाए कि लेट क्यों हो गया, क्योंकि वो खुद लेट आते थे। उसके बाद सर मैंने देखा मेरे क्लाइंट के अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हो गई, कभी भी साइट मीटिंग पे लेट नहीं आए। कई क्लाइंट्स के साथ मैंने ट्राई किया, आप भी ये छोटी सी ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। देखो आप, ये पूरा एक मास्टर क्लास चल रही है आप लोगों की। नए जो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी तो मास्टर क्लास चल रही है। और जो होम ओनर जिनको काम कराना है, उनको ये पता चल रहा है कि आपको जब आप मकान का काम करा रहे हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे काम करवाना है, क्योंकि देखो आप काम आपको भी कराना है। इसमें एक और लाइन बताऊंगा, मजेदार कहानी। देखो लास्ट में है ना, दूल्हा आप ही हो। जो कस्टमर है ना, वही दूल्हा है। बाकी तो सारे बैंड में नाचने के लिए, बढ़िया कपड़े पहन के तैयार होके घूमने के लिए और खाना खाने के लिए आए हैं। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर तो खाना खा के चला जाएगा, है ना। जितने भी जो आए, ये वेंडर्स आए, ये सारे नाच गाना करके चले जाएंगे। दूल्हा आप हो, आपकी ही मतलब पैसे भी आपके लगने हैं, जो आपके घर में तकलीफ आनी है सब चीज़ें आपके आनी है। तो कभी भी आप ऐसा मत ट्रीट करिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर का काम है। कॉन्ट्रैक्टर का काम नहीं है, काम आपका है, कॉन्ट्रैक्टर आपका काम करके दे रहा है। तो जो ये इन्होंने बहुत वैलिड बात बोली कि अगर आप टाइम पे आते हो और कॉन्ट्रैक्टर भी टाइम पे आता है, तो ये बहुत मतलब ये क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको यार, खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। ये कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो आपकी साइट लेट हो ही नहीं सकती। तो जो कॉन्ट्रैक्टर सुन रहे हैं वो तो ध्यान रखना कि टाइम पे जाना आपको, और जो होम ओनर सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान रखना कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करो तो उससे पहले फिक्स कर ले भैया टाइम, मतलब टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्टर ही टाइम फॉलो कर रहा है तो मजा ही आ गया, फिर तो जरूरत ही नहीं है। नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को भी बाइंड कर सकते हो कि सर भाई अगर आप लेट आओगे तो कोई भी आप ऐसी बाइंडिंग, क्योंकि आपने नोट किया होगा ना, सर मैं पुलिया में पहुंच गया, अभी आ रहा हूँ, नीचे आ गया, जाम लगा हुआ है। ये तो भारतवर्ष की नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आपके जो वेंडर हैं वो तो आपको ऐसे तकलीफ देते ही होंगे ना। सर कुछ वेंडर आते हैं, बट अगेन जो मैंने बोला, जो वैल्यू जो है कंपनी की, पंचुअलिटी, वो एक लीडर से शुरू होती है। और धीरे धीरे वो जो आपके वेंडर्स होते वो जो वो भी समझ जाते होंगे, सर टीम मेंबर भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे टाइम, कि हमें साइट पे टाइम पे पहुंचना है। कोई भी टीम मेंबर आपके पास ज्वाइन करता है, वो लिख के लाता है रिज्यूम में पंचुअल, तो हम बोलते हैं बस इसी पे रहना। और पंचुअलिटी की डेफिनेशन है टाइम से पहले आना। बिल्कुल सही, बात खत्म। यस सर। और कुछ, अब ये तो अपना करीब वीडियो मतलब जो कंटेंट है, मेन कंटेंट तो अपना कवर हो रहा है। यस। अब एडिशनल कुछ आप इनपुट देना चाहो किसी को, कोई आदमी, अपन देखो ऑडियंस जो है हमारी वो होम ओनर भी है, और जो कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिजाइनिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी हमारे, या इंटीरियर डिजाइनर्स भी काफ़ी सारे हैं जो हमारा चैनल देखते हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए कुछ आप एडिशनल, जैसे सबसे पहले तो आप होम ओनर जो है उनके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहो, कोई भी चीज़ पैसे से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड कुछ भी, आप तो वो दे दियो। सो देखो सर, मैं हमेशा से अपने चैनल पे अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, मुझे बहुत अच्छे क्लाइंट मिले हैं। और कई बार मेरे स्टेटस पे लिखा रहता है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ऑसमली ऑसम क्लाइंट। तो क्लाइंट जो होते हैं उनका रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। और कई बार मैंने देखा है, मुझे ये नहीं पता कि ये शुरू कहाँ से होता है। कई बार कुछ कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास भी आते हैं कि सर ये क्लाइंट ने हमारे साथ ऐसे सही नहीं करा, वैसे सही नहीं करा। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं कोई काम पकड़ने गया और मुझे वो नहीं आता था, मैं उसको यस कर आया कस्टमर को, तो आगे चल के दिक्कत होनी ही होनी है। तो मैनिपुलेशन से आप बचेंगे तो सभी सही हैं। किसी भी क्लाइंट को आप गलत कह देते हो, मैंने देखा है कई बार नए इंटीरियर डिजाइन कहते हैं वो क्लाइंट गलत है, हमने उसका काम किया, पैसे नहीं दिए। उसकी मम्मी से जाके बोल के देखो तुम्हारा बेटा गलत है, आपको बताएगी। क्लाइंट कह देते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर तो गलत होते हैं, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर तो काम टाइम पे करते ही नहीं है, डिलीवरी टाइम पे देते नहीं। उसकी मम्मी से जाके बोलो, कॉन्ट्रैक्टर की मम्मी से, वो बताएगी कि मेरा बेटा कैसे गलत है। तो गलत कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गेम हो जाता है मैनिपुलेशन का। कई बार हम चाहते कुछ हैं, कस्टमर से बोल कुछ देते हैं, कस्टमर को भी नहीं पता। एक होम ओनर चाहता कुछ है, ठेकेदार से बोल कुछ हो रहा है, करा कुछ हो रहा है, और लास्ट में कह रहा है कि मैंने तो उसकी पैसे रोके हुए हैं, मैं उसके साथ ऐसे कर दूंगा। ये गलत है। तो दोनों को ही एक दूसरे को सोच के चलना पड़ेगा कि हम दोनों एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग हैं, भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो गलत कैसे हो सकते हैं। और ये जब आपका मकान में काम चल रहा है तो वो अगर दोनों ये मान के चले कि हम एक ही टीम में हैं, यस, तब तो गेम अच्छा चलेगा। और जब कॉन्ट्रैक्टर सोच लेता है कि जो कस्टमर है वो दूसरी टीम में है, और कस्टमर सोच लेता है कि ये दूसरी टीम में, तब भी गड़बड़ हो जाती है। कई बार सर मैंने देखा है कि लोग घर का काम कराते हैं, ऐसे नेगोशिएट करते हैं जैसे कोई वन टाइम डील हो रही है, एक बटन दबेगा और बस कॉन्ट्रैक्टर हाँ कर देगा, काम हो जाएगा। नहीं। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना
कैसे नेगोशिएट करते हैं जैसे? मतलब अनड्यू नेगोशिएट करते हैं, कोटेशन है बोलेंगे इस पे 50% डिस्काउंट दे दो जी, हाँ, जैसे बार्गेन करते हैं, 3 कोटेशन आई हुई, 4 कोटेशन है, इस तरीके से घर नहीं बनता। आप कोई चीज़ खरीद सकते हो एक बार में इस तरीके से, लेकिन एक बार में आप घर नहीं बना सकते ऐसे कि भाई आप बोलो 50% डिस्काउंट दे दो, मुझे इतने % डिस्काउंट दे दो, मुझे एसी फ्री दे दो, मुझे एक बेड फ्री बना के दे दो। तो ऐसे पर क्लाइंट कई बार मांगते हैं, तो फंसने का काम, वो तो क्लाइंट खुद ही फंस रहा है। वो तो क्लाइंट खुद ही फंस रहा है सर। अगर आप मान लो आपने डिस्काउंट इतना मांगा तो फिर वो प्लाई की क्वालिटी चेंज करेगा, खूब सारी चीजें, वो तो आया आपके पास कमाने के लिए। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा बिल्कुल हूँ? बिल्कुल सर। तो आइटमाइज्ड वे में काम देना चाहिए। कई बार क्लाइंट ये भी करता है जी, ये टोटल काम है, मुझे नहीं समझना ये क्या पेंट वेंट है, क्या फॉल सीलिंग है, कितने फुट है भैया, कौन देखेगा, तुम मुझे बताओ, बस इतने पैसे ले लो, कर दो सारा काम, बस हो जाएगा यार, मैं तुम्हें ना बहुत सारे काम दिला दूंगा। ये तो वो बहुत गड़बड़ वाली बात है। ये सारे क्लाइंट के लिए नुकसानदायक चीजें हैं सारी। हाँ, ये क्लाइंट के लिए नुकसानदायक, ठेकेदारों के लिए भी नुकसानदायक है। फ्री में आ जाएंगे सर, फ्री में डिजाइन दे देंगे सर, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। मेरे से ही काम कराना सर, मैं इतना डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं, आपका लेवल सेट करो, अपनी टीम का लेवल सेट करो, और सस्ते में काम पकड़ोगे तो आप फंसोगे, और फिर क्लाइंट को भी आपको बुरा लग जाएगा, फिर आप कहोगे कि क्लाइंट गलत है, और क्लाइंट कहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर गलत है। तो जो चीज़ आप कर सकते हो उसी चीज़ की हाँ करो, जिस चीज़ का आपको पैसा लेना है उस चीज़ का पैसा पहले स्पष्ट से बताओ, और क्लाइंट भी ओवर बार्गेन करने की कोशिश ना करे। नहीं करना चाहिए। हाँ, इसमें डीप इनसाइड बात सारी गेम है ट्रस्ट की। क्लाइंट ट्रस्ट करता नहीं है, फिर क्या करता है कि मैं पेमेंट रोक लूंगा, वहीं पे प्रोजेक्ट पूरा रुकना शुरू हो जाता है। क्लाइंट की तरफ से क्या है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम पैसे दूं। कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है, दूसरे के घर में मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं? सिंपल सा रूल है भाई, दूसरे के घर में, उसके लिए तो ये एक प्रोजेक्ट है, वो हर प्रोजेक्ट में ऐसे पैसे लगाने लग गया तो बस तो सड़क पे आ वो जाएगा। तो नहीं, सड़क पे ना है, उसके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, लिक्विडिटी नहीं रहेगी। वो कैसे समाओ, मान लो हमारे किसी सब कॉन्ट्रैक्टर ने ही बोला हमारी बेटी की शादी है जी, 1 लाख रुपए एडवांस दे दो, वो कहेगा मैंने तो अपने क्लाइंटों को एडवांस दिया हुआ है जी, उनसे लेना है। क्लाइंट आधी रात को ये पेमेंट नहीं दे सकता, बट हमें अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को ये सपोर्ट सिस्टम करना पड़ता है। तो दोनों ही पक्षों को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए और फिर काम होना चाहिए। तो देखिए कितना शानदार ये एक पॉडकास्ट बोल सकते हैं इसको। और धीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे चैनल में ये इतनी वैल्यूएबल इनपुट। जो आदमी, कितने साल हो गए धीरज जी आपका एक्सपीरियंस कितने साल? मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस। 20 साल का एक्सपीरियंस। ये जो वीडियो है इसमें आपको कैप्सूल बना के धीरज जी ने दिया है। और आपको सीखना हो तो आप इनका चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छे वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं, वो आप देखिएगा। और इसी के साथ ये जो पॉडकास्ट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ धीरज जी आप भी ध्यान रखना, एक तो ढंग का खाना खाना, पैदल चलना, एक्सरसाइज करना, है ना, इस मतलब अपने हेल्थ का पूरा, जो जिस मकान में आपको जिंदगी भर रहना ना, ये जो मकान है ना, ये एक्चुअल में मकान है, इसमें जिंदगी भर रहना, तो इसका बढ़िया ध्यान रखें। और दुनिया के सबसे प्यारे 2 शब्द, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, सर का दिल से शुक्रिया, मेरे लिए सर ने टाइम निकाला, और सर मेरे यूट्यूबिंग के गुरु हैं, और मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगा, ये पॉडकास्ट में कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू जी।